हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने भूगोल में 4th चैप्टर पढ़ा था, सागरीय नितल की संरचना। ठीक है, ये 4था चैप्टर है भूगोल का, सागरीय नितल की संरचना। ये पूरा पार्ट जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की जो क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इसी लेसन का जो है प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो एक एक करके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसे कि कमेंट के हिसाब से बच्चे मतलब सब कमेंट करते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर साथ में बताते चलिए, तो इसके लिए जो है मैं क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ में बनाते चल रही हूँ लेसन का। ओके, और मेरी 2-3 दिन से क्लास नहीं मतलब आ पाई है, मतलब मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया है, कुछ टेक्निकल इशू होने के वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया है 2-3 दिन से। ओके, तो आज जो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा क्वेश्चन 4th लेसन में प्रश्न पहला है, योग्य विकल्प चुनो। योग्य विकल्प चुनो, जिसमें से पहला अ, धरातल की तरह सागर में भी जलमग्न भू आकृतियाँ पाई जाती हैं क्योंकि डैश। तो इसमें से हमको ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन हमारे लिए 4 ऑप्शन है। पानी के नीचे ज़मीन है, दूसरा ऑप्शन है पानी के नीचे ज्वालामुखी है, तीसरा ऑप्शन है भूमि का विस्तार। ओके, भूमि का विस्तार निरंतर है और उसके गहरे भाग में पानी है। ओके, चौथा ऑप्शन है भूमि का विस्तार निरंतर होते हुए भी उसका स्तर सर्वत्र एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो इन सभी में से चारों में से राइट आंसर होगा हमारा भूमि पर। ठीक है, क्या आएगा, भूमि का जो विस्तार है निरंतर होते हुए भी, है ना, निरंतर होते हुए भी उसका जो स्तर सर्वत्र एक जैसा नहीं, सर्वत्र मतलब सभी जगह एक जैसा नहीं है। ओके, तो ये हमारा हुआ, हमारा जो 4th वाला है ये हमारा आंसर होगा कि धरातल की तरह सागर में भी जलमग्न भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि भूमि का जो विस्तार है वह निरंतर होते हुए भी उसका जो स्तर सर्वत्र एक जैसा नहीं है। ओके, सेकेंड हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स। महासागरीय नितल का कौन सा भाग मुख्यतः मानव के लिए उपयोगी है? कौन सा भाग मानव के लिए उपयोगी है महासागरीय नितल का? कौन सा? आपको दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा है। ठीक है, आपको ये ऑप्शन पढ़ने से पहले आपको आ गया होगा कौन सा जो है भूभाग जो मानव के लिए सबसे उपयोगी नितल का। तो ऑप्शन देख लेते हैं, महासागरीय मग्न तट, महासागरीय ढाल, सागरीय मैदान, सागरीय खाई। तो कौन सा भाग जो है मानव के लिए सबसे जो है मतलब मानव के लिए जो है उपयोगी है? हाँ, किस लिए मानव के लिए कौन सा आएगा सागर में? आपको याद है, मछली पकड़ने के लिए, है ना, मछली पकड़ने के लिए कौन? मग्न तट, सागरीय मग्न तट। ठीक है, सागरीय मग्न तट जो है मानव के लिए उपयोगी, क्योंकि वहाँ मछली मिलती है और मछली जो है उनका व्यवसाय होगा, व्यवसाय है और व्यवसाय करके उनकी रोजी रोटी उस पर है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ओके, इसके बाद थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सागरीय निक्षेपों से संबंधित है? कौन सा विकल्प? ठीक है, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे नदियाँ, हिम नदियाँ, प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष। ओके, इसके बाद आएगा क्वेश्चन, आपने ध्यान से देखो, सागरीय निक्षेपों से संबंधित कौन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सागरीय निक्षेपों, सागर से कौन से निक्षेपण होते हैं? ठीक है, और फिर उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन, ज्वालामुखी राख, महासागरीय मग्न तट, प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष। ठीक है, इसके बाद थर्ड है हमारा ऑप्शन में दिया है ज्वालामुखीय राख, लावा, मृदा के सूक्ष्म कण। ओके, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने लेसन आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा। ज्वालामुखीय राख, सागरीय प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेष, सागरीय मैदान। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा? आपको याद होगा कि सागरीय निक्षेपण के से संबंध रखने वाला कौन है, तो कौन सा है हमारा? ये हमारा आएगा
थर्ड वाला आंसर है ना। थर्ड वाला आंसर क्या है, ज्वालामुखी राख, लावा, मृदा के सूक्ष्म कण। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं आकृति की तरफ। इसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, जब मैंने लेसन पढ़ाया तो आपको समझा दिया था। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको बताती हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। निम्नलिखित आकृतियों में दी गई भू आकृतियों को उचित शीर्षक दो। तो मैं आपको इस आकृति को एक बार फिर से समझा देती हूँ। समझाया हुआ है आपको, मैं इसका बताती। इसे हम क्या कहेंगे, आपको मालूम है ना, ये हमारा क्या है, सागरीय खाई है। उसके बाद आएगा ये है सागरीय पर्वत। ये आपको क्यों दिखाई देगा पर्वत है, सागरीय पर्वत है, क्योंकि ये पानी है ना, नीले कलर का पानी, और ये पानी के अंदर होने के कारण जो है, ये हमें जो आकृति दर्शाई गई है वो कौन सी आकृति होगी। ये जो आकृति हमें दर्शाई गई है वो हमारी जो है सागरीय भू आकृति है। ठीक है, ना कि हमारी जो है मैदानी भू आकृति। ओके, समझ में आया आपको। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है, मैंने आपको बोला इसको कहेंगे सागरीय पर्वत। मैंने पूरा नहीं लिखा है, लिख देती हूँ, सागरीय पर्वत। उसके बाद ये क्या है हमारा, सागरीय पठार या मैदान कहिए। ठीक है, पठार या मैदान। ओके, मैदान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साथ में लिखना पड़ेगा सागरीय। ठीक है, सागरीय पठार बोलो या मैदान बोलो। ओके, अब ये वाला जो है आपको मैंने बताया था, इसे हम सागरीय गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सागरीय गर्त। ओके, अब ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा ढाल और ये हमारा मैग्नेट। एक्चुअली मैंने उल्टा आपको बताया है, अब मैं आपको सीधा भी बता देती हूँ। वो आपको इसलिए ताकि आपको याद भी रह सकते, उल्टा सीधा अगर आप करते तो आपको दिमाग में बैठता है। ठीक है, तो पहला हमारा है जो इधर का आपको दिखाई दे रहा आकृति, ये हमारा है महाद्वीपीय मैग्नेट। इसे हम क्या कहेंगे, महाद्वीपीय मैग्नेट। ओके, ये हमारा हो गया महाद्वीपीय मैग्नेट। अब उसके बाद मैग्नेट के नीचे थोड़ा जाएंगे तो ये क्या होगा, कौन सा, महाद्वीपीय ढाल होगा। क्या होगा, महाद्वीपीय ये हमारा हो गया ढाल। ओके, ये हमारा हो गया महाद्वीपीय ढाल। ओके, इसके बाद हमारा आया गर्त। ठीक है, ये हो गया सागरीय गर्त। अब आएगा हमारा सागरीय गर्त, सागरीय मैदान या पठार, सागरीय पर्वत, सागरीय खाइयाँ। ओके, इस प्रकार से हमारी जो है आकृतियाँ, यहाँ पे आकृतियों को हम लोगों ने नामांकित किया। ओके, आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, 2 नंबर के लिए पूछ सकता, 3 नंबर के लिए पूछ सकता है। इस आकृति को आपको नामांकित करना रहेगा, तो आपको सीधा याद रहेगा कि जो सागर के तट के हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मैग्नेट तट कहते हैं। उसके बाद ढाल आएगा, ढाल के बाद हमारी जो है गर्त आएगा, गर्त के बाद हमारा मैदान आएगा, सागरीय मैदान आएगा, सागरीय पर्वत आएगा, ये पर्वत का आकार का पर्वत बोलेंगे। मैदान आएगा तो सागरीय मैदान होगा। यहाँ पे खाई के जैसा, मतलब खाई मतलब दलदल होती वहाँ पे है, तो वहाँ पे हमारा सागरीय खाई आएगा। ओके, अब उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया हुआ था, लेकिन मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाते वैसे इस प्रश्न का उत्तर आपको मैंने बताया हुआ था जब हम लोगों ने ये वाली, हाँ कहाँ पे, ये देखिए, ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था। यही क्वेश्चन का आंसर हमको वहाँ पीछे भी है। ओके, चलिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, दी गई आकृति में से कौन सी भू आकृतियाँ महासागर की गहराई के अनुसंधान हेतु उपयुक्त। कौन सी मतलब आकृति, दी गई आकृतियों में से, ठीक है, दी हुई आकृतियों में से कौन सी जो है आकृति जो है तो इसमें से आपको देखेंगे इसका जो है उत्तर जो है सीधे ही दिया गया। अगर आप देखेंगे कि ओके, तो इसमें से इसकी जो आंसर आपको जैसे कि आपको निकालना है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या पूछा कि दी गई आकृति मतलब कौन सा, जो अभी हम लोगों ने नामांकित किया वो आकृति के बारे में बोला गया है कि कौन सी भू आकृतियाँ महासागर मतलब सागर के अंदर, महासागर की गहराई
के अनुसंधान हेतु उपयुक्त है। मतलब अनुसंधान मतलब महासागर की गहराई को नापने के लिए कौन सी आकृति उपयुक्त है। तो आपको जो आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें से साफ ही साफ नज़र में आ जाएगा कि महासागर के अनुसंधान के लिए या गहराई, महासागर की गहराई के अनुसंधान, उसको खोजने के लिए, उसकी गहराई को नापने के लिए कौन सी आकृति उपयुक्त होगी। तो इसमें से अगर आप देखेंगे कि सागरीय पठार, ठीक है, सागरीय पठार और सागरीय गर्त, मतलब सागरीय पठार और सागरीय गर्त, महासागर मतलब ये देखो सागरीय गर्त और ये सागरीय पठार, ये दोनों आप देखेंगे तो इन सब की तुलना में ये दोनों नीचे हैं। ठीक है, तो महासागरीय पठार और सागरीय गर्त, यह दोनों आकृतियाँ जो है महासागर की गहराई के अनुसंधान के लिए जो है उपयुक्त भूमि है। ओके, आया समझ में। ये दोनों आंसर आपका इधर से मिलेंगे। ओके, आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा जो है वो है सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा गया है कौन सी भू आकृतियाँ सागरीय सीमाओं बोला गया, सागरीय सीमाओं के संरक्षण एवं नौसेना के अड्डे के निर्माण के लिए योग्य है। मतलब कौन सी भू आकृति सागरीय सीमा बोला गया, कौन सी भू आकृति सागरीय सीमाओं के संरक्षण यानी सुरक्षा एवं नौसेना के अड्डे के लिए जो है निर्माण के लिए जो है योग्य होती, तो वो कौन सा होगा। तो सिंपल सी भाषा है, आपको मालूम होगा, पता होगा कि हमें जो है अगर सीमा जो होती सागरीय सीमा, तो सीमा बोल दिया गया तो आप सीधे, और नौसेना का अड्डा होगा, तो नौसेना का अड्डा तो ज़मीन के पानी के अंदर तो रहेगा नहीं, तो मतलब सीधी सिंपल भाषा रहेगी यहाँ पे कि महाद्वीपीय मग्न तट जो है, महाद्वीपीय मग्न तट सागरीय सीमाओं के संरक्षण एवं नौसेना के अड्डे के निर्माण के लिए योग्य भू आकृति है। समझ में आया। तो कौन सी आकृति है, महाद्वीपीय मग्न तट। ओके, ये आंसर हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं बोल रही हूँ आपको उसको अपने ओन वर्ड में लिख लेना है। ओके, अब जो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो हमारा भौगोलिक कारण है। ठीक है, क्या लिखा पहला भौगोलिक कारण में है महासागरीय नितल का अध्ययन मानव के लिए उपयुक्त है। तो मानव के लिए महासागरीय अध्ययन उपयुक्त है। ओके, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। ओके, तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर है महासागरीय नितल का अध्ययन मानव के लिए उपयोगी, तो इसमें देखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को लिखना रहेगा महासागरीय नितल में बड़े पैमाने पर खनिज तत्व, चट्टानों तथा मिट्टी के अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये आएगा। सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे महासागरीय नितल में बड़े पैमाने पर प्राणियों तथा वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट में आएगा खनिज संपदा, प्राणी संपदा, वनस्पतियाँ, ज्वालामुखी, विस्फोट आदि के अध्ययन के लिए महासागरीय नितल का अध्ययन मानव के लिए उपयोगी। तो महासागरीय नितल का अध्ययन मानव के लिए उपयोगी क्यों? सबसे पहले क्यों है, हमें अध्ययन क्यों करना चाहिए, उसका क्यों हमें जानकारी लेना चाहिए, उसके बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। उसका एक ही कारण है कि महासागरीय नितल में बड़े पैमाने पर खनिज तत्व, चट्टानों और मिट्टी के बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म कणों जो है पाई जाती है, और सागरीय नितल में बड़े पैमाने पर प्राणियों और वनस्पतियों का अवशेष भी होता है, और उन्हीं का और खनिजी संपदा जो होती है, खनिज संपदा, प्राणी संपदा, वनस्पति संपदा, ज्वालामुखी, विस्फोट, इन सभी आदि का जो अध्ययन करने के लिए, हमें ये सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए जो है मनुष्य को जो है महासागरीय नितल का अध्ययन करना आवश्यक होता है। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। उसके बाद चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महासागरीय मग्न तट मछली पकड़ने के व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम। मैंने इसका आंसर आपको पढ़ाते वक्त ही बहुत अच्छा बताया था कि महासागरीय मग्न तट मछली पकड़ने के लिए क्यों उपयोगी है। तो महासागरीय मग्न तट मछली पकड़ने के लिए सर्वोत्तम क्यों है? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि महासागरीय
महाद्वीपीय मग्न तट पर जो है सूर्य की महाद्वीपीय मग्न तट जो है कि जो ज़मीन है, जो भूपटल है वो उतला होने के कारण वहाँ पर जो है सूर्य की किरणें जो है उसके तल तक पहुँचती है, और उसके तल तक पहुँचने के कारण जो है वहाँ पे शैवाल और कवक जैसे जो है कहते हैं कि शैवाल और कवक जैसे जो है प्रजन्य वहाँ पाए जाते, जो मतलब जो है खाने वाले बड़े पैमाने पर जो वहाँ पे काई वगैरह जो उत्पन्न होती हैं, जो ये जो शैवाल और काई है ये मछलियों के खाने के भोजन है, और जिसके कारण जो है मछली पकड़ने का व्यवसाय महाद्वीपीय मग्न तट पर पाया जाता है। ओके, चलिए इसका आंसर जो है एग्जैक्ट हम देखते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट। आप अपने ओन वर्ड से मतलब आपको क्या समझा वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। महाद्वीपीय मग्न तट महासागरीय नितल का उथला भाग है, इसके कारण सूर्य की किरणें महाद्वीपीय मग्न तट तक पहुँच जाती है। ओके, मैंने जो बोला आपको वही है, ठीक है। परिणाम स्वरूप महाद्वीपीय मग्न तट पर काई, पल्लवक आदि बड़े पैमाने पर उत्पन्न होते, मतलब बड़े पैमाने पर वहाँ पे ये पल्लवक और काई पाई जाती है। ओके, इसके बाद काई और पल्लवक मछलियों का खाद्य मतलब उनका भोजन भी लिख सकते हो, खाद्य यानी भोजन है। इसके कारण मग्न तट पर बड़े पैमाने पर मछलियाँ पाई जाती हैं। भूखंड के भाग में बड़े पैमाने पर मछलियों का प्रजनन होता है, और इस प्रकार महाद्वीपीय मग्न तट मछली पकड़ने के व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है। ओके, ये रहा है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ सागरीय द्वीप पर्वत श्रेणियों के शिखर हो जाते हैं, मतलब कुछ जो सागरीय द्वीप होते हैं, द्वीप हमको मालूम है किसे कहते हैं, वो पर्वत श्रेणियों के शिखर हो जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर इस प्रकार है कि फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कुछ सागरीय द्वीप किस प्रकार से पर्वत श्रेणियों के शिखर हो जाते हैं। पॉइंट पहला, महासागरीय नितल पर हजारों किमी लंबे और सैकड़ों किमी चौड़ी और हजारों मीटर ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। इन पर्वत श्रेणियों को सागरीय पर्वत श्रेणियां कहते हैं। हमें क्यों कहते हैं सागरीय पर, क्योंकि ये जलमग्न है इसके लिए, ठीक है। कुछ स्थानों पर सागरीय पर्वत श्रेणियों के शिखर, उनके जो शिखर है समुद्र की सतह से ऊपर होते हैं। ऐसे स्थानों पर ऐसे भू आकृति तैयार होती है जिससे चारों ओर पानी होता है। ऐसी भू आकृति है जिसके चारों ओर पानी होता है, ऐसे भू आकृतियों को सागरीय द्वीप कहते हैं। और इस प्रकार कुछ सागरीय द्वीप पर्वत श्रेणियों के शिखर हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद हमारा प्रश्न है महासागरीय ढाल महाद्वीप की सीमा मानी जाती है। ढाल मतलब जैसे अभी हम लोगों ने ये पढ़ा ना, क्यों मानी जाती है, ये जो हमारा ढाल है, ठीक है, महाद्वीप का ये जो ढाल है इसे क्यों मानी जाती है सीमा। ओके, यही आंसर है, आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो महाद्वीपीय ढाल सागरीय महाद्वीपियों की सीमा किस प्रकार से, इसका आंसर इस प्रकार से है। पहला पॉइंट, महाद्वीपीय मग्न तट के ठीक बाद महाद्वीपीय ढाल शुरू होता है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आएगा महाद्वीपीय ढाल की निचली सीमा के बाद अत्यंत गहरा महासागरीय मैदान शुरू हो जाता है। इसलिए जो है क्यों, पहली बात तो पहला महाद्वीपीय मग्न तट के बाद जो है महाद्वीपीय मग्न तट के बाद जो है महाद्वीपीय ढाल आता है। दूसरे में हम लोग लिखेंगे कि महाद्वीपीय ढाल की निचली सीमा है, मतलब ढाल की जो निचली सीमा के बाद जो है अत्यंत गहरा महासागरीय मैदान शुरू होता है। इसलिए महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपों की सीमा मानी जाती है। ओके, इसके बाद हमारा आंसर है मानव द्वारा अनचाहे पदार्थों का महासागर में निपटन पर्यावरण की दृष्टि से हानि है। ये तो आप जैसे ऐसे लिखते हैं उस प्रकार से भी लिख सकते। क्यों मानव द्वारा जो पदार्थों का महासागर में निपटन किया जा फेंका जाता है वो पर्यावरण की दृष्टि से क्यों हानिकारक है। ओके, आंसर उसका इस प्रकार से है। पहला पॉइंट, मानव द्वारा किए जाने वाले अनचाहे पदार्थों के
विसर्जन यानी निपटन, विसर्जन यानी विसर्जन मतलब उसको फेंकने से समुद्र के पानी का प्रदूषण बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, समुद्र जल का यह प्रदूषण कुछ प्रजातियों के जलचरों तथा सागरीय वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए खतरा होता है और इसके विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार मानव द्वारा अनचाहे पदार्थों का महासागर में निपटन पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ओके, तो इस प्रकार से पहला पॉइंट है मानव द्वारा अनचाहे पदार्थों का सागर में निपटन पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक। तो आंसर इस प्रकार से है कि पहला पॉइंट, मानव द्वारा किए जाने वाले अनचाहे पदार्थों के विसर्जन निपटन से समुद्र के जल का प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट है कि समुद्र जल का यह प्रदूषण कुछ प्रजातियों और जलचर तथा सागरीय वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए खतरा होता है और उनके विनाश का कारण बनता है। मतलब क्यों है हानिकारक सागर के मानव के द्वारा जो फेंके गए पदार्थों सागर के अंदर, क्योंकि सागर के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, कुछ प्रजाति ऐसी होती है जिनको उन कचरों के द्वारा, उन पदार्थों के द्वारा उन्हें हानि होती है और उनका जो है विनाश हो रहा है। इसी कारण जो है मानव द्वारा अनचाहे पदार्थों का सागर में निपटन पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक मानी गई है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पृष्ठ क्रमांक 27 पर देखो तो होता है क्या में दी गई मानचित्र का निरीक्षण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। पहला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा 27 पे, ये वाली आकृति 27 पे, ये इस आकृति का हमें निरीक्षण करना है और इसका जो है आंसर हमें देना है। तो क्या है हमारा, मेडागास्कर और श्रीलंका महासागरीय नितल की किस भू आकृति से संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन, ये भूभाग किन किन महाद्वीपों से के निकट है। थर्ड है, हमारे देश में कौन से महाद्वीप जलमग्न सागरीय पर्वत शिखरों के भाग में है। ओके, तो हम इस आकृति पहले देखेंगे मेडागास्कर। पहला हमारा आएगा मेडागास्कर श्रीलंका महासागरीय नितल। ठीक है, ये देखने वाले हैं नितल की किस भू आकृति से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग को मेडागास्कर भू आकृति ढूंढनी होगी, कहाँ पे है इसके अंतर्गत। ओके, तो इसी आकृति को हमें देखना है और इसी से हमें आंसर ढूंढना है। 27 पे, अच्छा यहाँ ये वाला आंसर, हमें ये वाला क्वेश्चन देखना है। ओके, इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पहले भी आपको लिख के दिखाया हुआ था, सागरीय महासागरीय। तो इसकी जो आंसर होगा, जो कौन से भू आकृति से संबंधित है। ओके, अभी यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए तो पहले मैंने सागरीय और यहाँ पे लिखा था आपको सागरीय महाद्वीप और सागरीय पठार। ओके, तो इसमें अगर आप देखेंगे निरीक्षण करने पे हमें पता चलेगा कि दोनों मेडागास्कर और श्रीलंका, ओके, अगर हम देखेंगे तो श्रीलंका ओके, तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि कहाँ पे है, आपका क्वेश्चन क्या था उसमें कि पूछा गया था कि मेडागास्कर और श्रीलंका दोनों सागरीय नितल की संरचना किस भू आकृति से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा कि दोनों भू आकृतियों की जो संरचना है वो संरचना सागरीय महाद्वीप से है, मतलब सागरीय महाद्वीप के अंदर। क्यों? क्योंकि देखेंगे अगर हम विश्व का मानचित्र देखेंगे, इसमें पूरा तो दिया नहीं, आधा ही दिया है, तो देखेंगे तो श्रीलंका हमारा कहाँ आता है, भारत के नीचे है ना। तो देखेंगे भारत का ये जो हमारा श्रीलंका है ना, हमारा भारत यहाँ ख़त्म होता है। ओके,
ये हमारा भारत है। ओके, यहाँ पे ये जो छोटी सी यहाँ पे आकृति आपको नीचे दिखाई देती है, ये हमारा ये श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका है, और जो ये श्रीलंका वो समुद्र के चारों तरफ घिरा हुआ, मतलब समुद्र पानी है, बीच में श्रीलंका है। ओके, उसके बाद आता है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है ये यहाँ रहा मेडागास्कर। ये मेडागास्कर जो है अफ्रीका, क्योंकि देखेंगे तो ये एशिया, हमारा जो भारत है ये इतना भारत है, उसके बाद ये हमारा पूरा एशिया देश है, ये पूरा हमारा एशिया है, तो ये एशिया, श्रीलंका जो है एशिया के समीप में है। ओके, और मेडागास्कर जो है अफ्रीका के समीप में है। ये जो है यहाँ पे इस साइड में जो देखेंगे अफ्रीका, ये जो छोर दिखाई दे रहा है ये अफ्रीका का है। तो ये कहाँ पे आया, ये जो है ये दोनों अगर देखेंगे तो पानी के अंतर्गत है। ठीक है, तो इनकी संरचना जो है सागरीय द्वीप, मतलब ये सागरीय दोनों द्वीप बन गए, सागरीय द्वीप नामक भू आकृति में मानी जाती है। तो आपको यही पूछा गया कि मेडागास्कर और श्रीलंका दोनों सागरीय नितल की किस संरचना की आकृति है। तो दोनों जो है मेडागास्कर और श्रीलंका, ये दोनों जो सागरीय नितल की जो है की संरचना में सागरीय द्वीप की संरचना नामक आकृति के अंतर्गत आती है। मतलब आपको सिर्फ इतना आंसर लिखना है। आंसर पूरा ऐसे लिखेंगे, मेडागास्कर और श्रीलंका दोनों सागरीय नितल की संरचना की सागरीय द्वीप नामक भू आकृति से संबंधित है, क्योंकि ये दोनों द्वीप है, सागर के अंदर है, इसलिए दोनों ये क्या है, द्वीप है, तो इसे सागरीय द्वीप नामक आकृति के अंतर्गत आती है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि ये भू आकृति किन किन महाद्वीपों के निकट, किन महाद्वीपों के निकट है। तो अगर आप देखेंगे किन किन महाद्वीपों के निकट है, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो ये एशिया महाद्वीप आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेडागास्कर जो है ये किसके साइड में पड़ रहा है, ये पड़ रहा है अफ्रीका, क्योंकि हमारा अफ्रीका जो है इस साइड आती है। और जो है हमारा ये श्रीलंका जो है एशिया महाद्वीप के समीप में आता है, ये एशिया महाद्वीप के समीप में है, और ये श्रीलंका ये मेडागास्कर जो अफ्रीका महाद्वीप के द्वीप के समीप में है, और श्रीलंका जो है एशिया महाद्वीप के समीप में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा था इसमें, ओके, तो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, हमारे देश में कौन कौन से महाद्वीप जलमग्न सागरीय पर्वत शिखरों के भाग में आते हैं। तो दो ही है हमारे देश में, एक तो है अंडमान, दूसरा है निकोबार। अंडमान और निकोबार ये द्वीप जलमग्न पर्वत शिखरों में के भाग में आता है। ओके, ये हमारा आंसर आएगा अंडमान और निकोबार। इसका आंसर क्या आएगा, इसमें आपको लिखना रहेगा कौन सी की जगह हमारे देश में, आप लिखेंगे अंडमान और उसके बाद आएगा निकोबार। ओके, निकोबार, अंडमान और निकोबार, ठीक है, द्वीप जलमग्न भू पर्वत शिखरों के भाग में आता है। ओके, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है 4th चैप्टर भूगोल का प्रश्न उत्तर पढ़ा के ख़त्म होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, धन्यवाद आप सभी का।